हेलो। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी की पढ़ाई स्टडी अच्छे से चल रही होगी। हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस के थ्रू अध्ययन करेंगे और इस क्लास में लगभग 20 के करीब क्वेश्चंस हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिए। आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि which of the following commission recommended to constitute the यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। निम्नलिखित में से किस आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश की थी। तो आपको बताना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कोठारी कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन या सर्जेंट रिपोर्ट जो कि 1944 में आया था। आप बताएंगे तो आप जान लीजिए। कोठारी कमीशन का गठन 1964 में हुआ था। दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे इसके और इन्होंने 1966 में अपना रिपोर्ट दिया था और इन्होंने कहा कि हर एक 10 साल में, हर 10 ईयर में पाठ्यचर्या पुनः रिवाइज की जाए और 10 साल के लिए पाठ्यचर्या हमेशा बनाया जाए। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा राधा कृष्णन कमीशन 1948। ये आपका इसका सही आंसर है। इन्होंने, इस आयोग ने सिफारिश की थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। और कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था। 1964 में गठन हुआ था 14 जुलाई को इसका गठन हुआ था कोठारी कमीशन का। और इन्होंने 1966 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन्होंने कहा था कि हर एक 10 साल में जो है पाठ्यक्रम रिवाइज किया जाए और पाठ्यचर्या बनाई जाए, उसके लिए इन्होंने सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास आर वीक, यू शुड कीप योर टीचिंग स्लो, कीप यू स्पीड of teaching fast so that students comprehension level may increase, keep your teaching slow along with some extra guidance to bright peoples, और लास्ट है not care about the intelligent students। कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। अगर आपके क्लास में वीक स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी अधिक है तो आप क्या करेंगे वहाँ पर। क्या अपने शिक्षण में स्लो लाएंगे, अपनी जो स्पीड है टीचिंग की उसको स्लो कर देंगे। कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट्स कंप्रेहेंशन लेवल में इंक्रीज। अगर आप टीचिंग फास्ट करने लगेंगे तो कंप्रेहेंशन लेवल इंक्रीज करेगा। ऐसा नहीं होता है, कहीं कंप्रेहेंशन लेवल अगर फास्ट करेंगे तो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा, जो समझ रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल्स। क्या करेंगे आप जो ब्राइट पीपल्स हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उनके साथ ही टीचिंग को थोड़ा स्लो करेंगे, अलॉन्ग साइड रहेगा, और जिससे जो कमज़ोर छात्र हैं उनको भी फ़ायदा होगा। ना कि आप उनको एकदम बहिष्कृत कर देंगे क्लास से। अगर उनको अकेलापन महसूस होता है तो वह अपने अंदर ही अंदर क्या होता है, अपने अंदर ही अंदर वो शर्म का महसूस करने लगते हैं। अपने अंदर के लिए हीन भावना, अपने आप के लिए हीन भावना जागृत हो जाती है। तो आपको दूसरे क्लास की व्यवस्था नहीं करनी होती है, केवल और केवल थोड़ा सा आप स्लो हो जाएंगे और ब्राइट पीपल्स के साथ ही आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा गाइडेंस आप दे देंगे। तो आपका तीसरा विकल्प इसमें से सही हो जा रहा है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जा रहे हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज प्रीमेटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसकॉन्सेप्शन बिकॉज। शिक्षा का क्षेत्र संघर्षों और भ्रांतियों से घिरा हुआ है क्योंकि टीचर्स आर नॉट वर्थी ऑफ डूइंग रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, देयर आर नॉट गुड टेक्निक मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन कॉल फॉर सब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरप्रसेप्शन, या फिर प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट एमिएबल टू रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। आप
अगर शिक्षा के क्षेत्र में भ्रांति है, संघर्षों में भ्रांति आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड हो जाएगा, जो ये चौथा विकल्प है ये सही हो जाएगा। आपको क्वेश्चंस बहुत ध्यान से ही पढ़ने होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जनरली थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, परंतु आप अगर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका आंसर देंगे तो आप अवश्य ही उसको कर पाएंगे। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसके छोड़ करके एक प्रभावी टीचिंग का मतलब होता है, क्या छोड़ करके, इसमें से आपको बताना है। अ टीचर टीच विद एंथुसिज्म, टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स, या फिर टीचर पुट्स एम्फेसाइज मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल। अ टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड रेदर देन ऑन कंप्लीटिंग द कोर्स। आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है? अगर टीचर एजुकेशन दे रहा है, टीचिंग कर रहा है और उसको अपने बच्चे में, अपने स्टूडेंट्स में ही फॉल्ट नज़र आता है, तो यह क्या होगा? इफ़ेक्टिव टीचिंग नहीं होगी। क्योंकि अगर एजुकेशन में, अगर शिक्षा प्रक्रिया में बच्चे में फॉल्ट है, कमी है, तो उसको दूर करने की कोशिश टीचर की होनी चाहिए। टीचर क्या करता है? टीचर और स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन होता है और स्टूडेंट्स में इंटरेक्शन होता है, और जो एजुकेशन है, टीचिंग प्रोसेस है, वो हमेशा क्या होती है? स्टूडेंट्स और टीचर के मध्य कंटेंट का, जो पाठ्य सामग्री होता है, पाठ्यचर्या होता है, उसका आदान प्रदान होता है। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि टीचर फाइंड्स फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट्स नहीं सही है, अफेक्टिव टीचिंग का मीन नहीं है इसमें से। तो आपका बी नंबर इसका सही हो जा रहा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। किस माध्यम से सबसे अधिक पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का, बच्चों का, विद्यार्थियों का पॉसिबल है, संभव है? लेक्चर मेथड में, डिस्कशन मेथड में, टेक्स्ट बुक मेथड में, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो आपको बताना है लेक्चर मेथड में क्या होता है। ये लेक्चर मेथड जो होता है ये लोकतंत्रात्मक नहीं होता है। इसमें क्या होता है? टीचर एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। टीचर एडमिनिस्ट्रेट करता है, अपना लेक्चर आता है, सुना देता है और उसके बाद में चला जाता है, क्योंकि इसमें छात्र पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। डिस्कशन मेथड में क्या होता है? स्टूडेंट और टीचर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करता है और टीचर भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर पाएँ, क्योंकि जब डिस्कशन होगा तो स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डिस्कशन मेथड में स्टूडेंट और टीचर दोनों के दोनों पार्टिसिपेशन में रहते हैं और यह एक लोकतंत्रात्मक विधि होती है डिस्कशन मेथड। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डिस्कशन मेथड। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। और टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होता है? जो टेक्स्ट बुक दिए गई हैं, पाठ्यचर्या में सम्मिलित है, सिलेबस के अनुसार पाठ्य पुस्तक है, उसी को पढ़ना होता है। तो उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है, बच्चे सक्रिय रहते हैं और टीचर क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ टीचर शुड इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही स्टार्ट्स टीचिंग, should have command over his language, should have command over his subject, all of the above। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। टीचर शुड इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर ही स्टार्ट टीचिंग। जब आप पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी अध्यापक है, तो उससे पहले क्या पढ़ाने वाला है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन वो दे देता है क्लास में,
आने के बाद तुरंत। और उसके बाद में दूसरा क्या कह रहा है, शुड हैव कमांड ओवर हिज लैंग्वेज। बिल्कुल कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और शिक्षा के लिए कम्युनिकेशन क्या है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, बी भी सही है, और सी शुड हैव कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट। यस, अपने सब्जेक्ट में उसको मास्टरी होनी चाहिए, अपना सब्जेक्ट बिल्कुल उसको आना चाहिए, तभी वह स्टूडेंट्स को टीचिंग कर पाएगा। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, इसलिए चारों ऑप्शन इसके क्या हैं, सही हैं। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो यू शुड। अगर छात्र स्टूडेंट्स विद्यार्थी आपको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, गिव देम प्रॉम्प्ट, मेक द मैटर इजी, इलस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल्स, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को बहुत तोड़ तोड़ के देना है। आप उसको क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, ऐसे एग्जाम्पल देंगे ताकि बच्चे समझ जाएं, और अपने मैटर जो पढ़ाने वाले हैं उसको भी आसान बना कर देंगे। तो आपका ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही, डी नंबर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आर करेक्ट। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम के अध्यक्ष कौन थे, कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। प्रोफेसर यशपाल थे, श्री गोपाल गुरु थे, डॉक्टर DS कोठारी थे, या फिर प्रोफेसर कृष्णाकांत थे। कृष्णकांत जी नहीं थे। आप बताएंगे तो आप जान लीजिए, NCF 2005 में आया था नेशनल फ्रेमवर्क, और इसके लिए NCERT द्वारा इसको तैयार किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल थे। NCERT से 10 सदस्य थे, 10 मेंबर्स। और टोटल आपको बता दें तो आप देख पाएंगे कि NCF 2005 में प्रोफेसर यशपाल वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ NCF। और उसके बाद में NCERT से इसमें 10 मेंबर थे, और टोटल 35 मेंबर, 35 मेंबर्स टोटल थे। और NCF जो है आया था। बात करें NCF की, तो यह NCERT द्वारा डेवलप्ड किया गया था। NCERT द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल जी थे। और इनकी मुख्य आपको बता दें मेन फोकस क्या था कि लर्निंग विदाउट बर्डन। इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है वह कोई मशीन नहीं है कि आप उसको इतना से देंगे मैटर और वो रट लेगा उसको फिर जीवन में काम आ जाएगा। तो इनका मेन फोकस क्या था, लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन ये इनका मेन फोकस था। और इसके लिए 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए थे। आप इसको जानिएगा, 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए थे। और इन्होंने क्या कहा था कि लर्निंग विदाउट बर्डन। और लर्निंग विदाउट बर्डन ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, ये NPE 1986 में जो आई थी उसके द्वारा इसमें इंस्पायर्ड किया गया था। क्योंकि NPE 1986 में जो बना उसकी जांच के लिए 1992 में यशपाल कमेटी गठित की गई थी। और उसके यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यशपाल जी थे। और यशपाल जी के द्वारा ही NCF जो है, NCF में वो अध्यक्ष हैं। और आप जान लीजिए कि इसका जो आधार था, मेन फोकस क्या था। आपने टैगोर का एक निबंध है, और निबंध में उन्होंने कहा था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। सिविलाइजेशन
एंड प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति। प्रोग्रेस, सभ्यता और प्रगति। इन्होंने कहा था कि क्रिएटिव स्पिरिट होनी चाहिए और जेनरस जॉय होनी चाहिए, क्योंकि जब रचनात्मकता होगी बच्चों में, छात्रों में, आप उनको लाइफ से जोड़ो। ऐसा मत कीजिए कि आप उनको बहुत सारा पढ़ाने के चक्कर में ऐसा हो कुछ ना आए। और उन्होंने ये बताया कि क्या करिए, आप इनको बाहरी दुनिया से जोड़ दीजिए और उसके बाद में क्या होगा, आप इनको लाइफ से जब जोड़ेंगे, कनेक्ट इटसेल्फ टू लाइफ, एक मिनट, कनेक्ट इट टू लाइफ इटसेल्फ, इसको आप जोड़ दीजिए। और मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए, जो भी वो सीखें मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। और आप इनको जो नॉलेज है वो आउटसाइड से जोड़िए, जीवन के वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा। और इन्होंने एक मेन फोकस और किया था कि करिकुलम जो होना चाहिए वो टेक्स्ट बुक्स से हटकर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल पाठ्य पुस्तक निर्धारित कर दिए हैं और उन्हीं को रटा रहे हैं बच्चे को, और एक बच्चा मशीन की तरह रट रहा है। आपको बच्चे को रटाना नहीं है, आपको बच्चे को जो बच्चा करना चाहता है उसको करने देना है। क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान दिया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ध्यान दिया जाए और नर्चरिंग एंड ओवर राइटिंग आइडेंटिटी। तो इस प्रकार से एनसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण थे जो हमने आपको डिस्कस करा दिया। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच डोमेन आर आस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर इज रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स। आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र होता है जो कि उनके बिहेवियर से रिलेटेड है, संबंधित होता है व्यवहार से और उनके रुचि से। छात्रों के रुचि और व्यवहार से कौन सा क्षेत्र संबंधित होता है। ये क्वेश्चन ब्लूम का नाम सुना होगा आपने। ब्लूम एक थे बेंजामिन एस ब्लूम। तो उन्होंने अपना एक पूरा इसको दिया था 3 भागों में, उन्होंने बताया था। आप पहले इसको देख लीजिए कि कॉग्निटिव डोमेन, इंटेलिजेंस डोमेन, साइकोमोटर डोमेन या फिर अफेक्टिव डोमेन। तो बेंजामिन एस ब्लूम थे, उन्होंने 3 प्रकार के डोमेन बताए थे। एक बताया था कॉग्निटिव डोमेन, और दूसरा बताया था अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा बताया था साइकोमोटर डोमेन। तो तीनों में क्या था, कॉग्निटिव डोमेन क्या था, ये ज्ञान, नॉलेज, मानसिक था। कॉग्निशन से अर्थात किससे जुड़ा था, कॉग्निशन से। कॉग्निशन अर्थात क्या हो जाता है कि मस्तिष्क से जुड़ा था, ये माइंड से जुड़ा था। इधर हम लिख रहे हैं जो कॉग्निशन था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये क्या था, माइंड से जुड़ा था। और जो अफेक्टिव डोमेन होता है ये रुचि से, इंटरेस्ट से, बिहेवियर से और इमोशनल था, जो इससे जुड़ा था। तो अफेक्टिव डोमेन क्या था, इमोशंस से जुड़ा था, इमोशंस से जुड़ा था अफेक्टिव डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन था जो वो क्रियात्मक पक्ष था, जो कि क्रियात्मक पक्ष था और बच्चे के क्रियात्मक भाव पर ध्यान देता था। तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, अफेक्टिव डोमेन वाला आंसर सही हो जाएगा। चौथा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भावात्मक पक्ष जो होता है उसी से रिलेटेड होता है बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। तो बेंजामिन एस ब्लूम ने ब्लूम टेक्सोनॉमी दिया था और उसी में उन्होंने 3 प्रकार के डोमेन बताए थे। आपको ध्यान रखना है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुड्स डिस्पैच इज एसोसिएटेड ऑफ हुई, एक मिनट, सॉरी, वुड्स डिस्पैच इज एसोसिएटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वुड्स डिस्पैच, जो कि वुड का डिस्पैच आया था, उसमें क्या था कि 1853-54 में
1853-54 में वुड का घोषणा पत्र आता है किसके क्षेत्र में लिए, तो आपको पहले आंसर बताना है कि एजुकेशन से रिलेटेड था, प्रिंट मीडिया से, स्पोर्ट्स से, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स थे। तो आपको बताए हैं तब तक इसको क्या कहा जाता था, एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है वुड डिस्पैच को। और ये किससे रिलेटेड था, तो एजुकेशन से रिलेटेड था। इन्होंने बताया था 1854 में आया था और इसे इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। मैग्ना कार्टा और इन्होंने एक मैकाले जी थे 1833 34 35 के दौरान उन्होंने मैकाले ने एक निस्यंदन सिद्धांत दिया था जिसको छनाई का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी, उसको क्या किया गया था इसमें वुड डिस्पैच में समाप्त कर दिया गया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को समाप्त कर दिया गया, आपको ध्यान रखना होगा। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो था, निस्यंदन का सिद्धांत, इसमें क्या कहा गया था कि हम शिक्षा केवल बड़े ऐसे लोगों को देंगे। मैकाले ने कहा था कि ऐसे लोगों को दिया जाएगा शिक्षा और कुछ लोगों को देंगे और उसके बाद में उनके संपर्क में आने से बहुत सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे। और उनका मेन फोकस क्या था, कहा जाता है कि वो काले अंग्रेज पैदा करना चाहते थे, ऐसा कि दिखने में केवल वो भारतीय हो और सोच उनकी अंग्रेजों की जैसी हो। तो इसमें क्या किया गया था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को समाप्त कर दिया गया और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। वुड डिस्पैच जो कि 1853-54 में आया था और वुड ने इसको तैयार किया था, इसीलिए मेन नाम था, इसीलिए इसको वुड डिस्पैच कहा गया। और आप इसको जान लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से भी है रिलेटेड और एजुकेशन से भी रिलेटेड है। तो हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो आपको बताना है श्रोता के स्तर को जानकर, लेवल आप जान लेंगे लिसनर को, या फिर उचित शब्दों का प्रयोग होगा, राइट वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ राइट वर्ड्स, आपके शब्द ज्ञान से या जोर से बोलकर करेंगे, या फिर आपके शब्दों ज्ञान से, या फिर श्रोता के स्तर को जानकर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, प्रभावी संप्रेषण इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक तो लिसनर होता है और एक सेंडर होता है, सेंडर और लिसनर। तो इससे आपको यहाँ से क्या होता है, ये कम्युनिकेट करता है और इसके बीच में मीडियम होता है। अब मीडियम माध्यम जो होता है वो कम्युनिकेशन का कुछ भी हो सकता है, वर्बल माध्यम हो सकता है, नॉन वर्बल माध्यम हो सकता है, और मेन क्या होता है, अब इसी स्तर को जानना होता है। अगर लिसनर नॉन वर्बल में कर रहा है, मीडियम उसका नॉन वर्बल है, तो आपका भी मीडियम क्या होना चाहिए, नॉन वर्बल होना चाहिए। अगर वो वर्बल कर रहा है तो मीडियम आपका वर्बल होना चाहिए, और किस स्तर तक होना चाहिए इसको इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए श्रोता का स्तर जानना बहुत जरूरी होता है। आंसर ये इसका राइट आंसर है, आंसर ये राइट हो जाएगा। और इसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है, लेवल ऑफ लिसनर और सेंडर का सेम होना चाहिए। तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ फेलियर इन बिगनिंग फॉर अ टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ। एक शिक्षक के लिए शुरुआत में असफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण किस क्षेत्र में होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वर्बल एबिलिटी, नॉलेज ऑफ टीचर, टाइट हैंडलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स के साथ कड़ा व्यवहार, मतलब स्टूडेंट्स का कड़ा व्यवहार अपने शिक्षक के प्रति, या फिर नॉलेज ऑफ टीचर, या फिर वर्बल एबिलिटी, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर छात्रों का व्यवहार शिक्षक के लिए रूडली है
तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होगा। या फिर नॉलेज ऑफ टीचर, अगर नॉलेज ऑफ टीचर, टीचर में कमी है नॉलेज में, तो इसके लिए सफलता हो जाएगा। या फिर वर्बल एबिलिटी, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो मेन फैक्टर क्या होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो छात्र और शिक्षक के बीच में कम्युनिकेशन होता है। जो छात्र शिक्षक, शिक्षण क्या है, इंटरवेरिंग वेरिएबल होता है। कंटेंट जो होता है एक तरफ से सिंडर होता है, एक तरफ से टीचर जो होता है वो टीचिंग करता है। और ड्यूबी ने बताया था कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, एक त्रिध्रुवीय प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और कंटेंट होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि बच्चा जो छात्र है और जो शिक्षक है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, बॉन्डनेस है, वो बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए। उसके बिना टीचिंग संभव नहीं हो पाता है। तो आंसर इसका ये बिल्कुल सही आंसर है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which one of the following would be deemed an intelligent student by you? A. The one who is curious. B. The one who has good memory. C. The one who is superior than other students of the class. Or D. The one who sits on the front seat and asks questions time and again to remove his doubts. आप बताएंगे कि आप कैसे एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की पहचान कर ले जाएंगे, कैसे, क्या वह जो बहुत क्यूरियस रहता है, या फिर जिसकी मेमोरी अच्छी है, या फिर जो अपने क्लास में अदर स्टूडेंट्स से, अपने ही क्लास में, क्योंकि एज समान लगभग होगा और उसी एज में वह उन सबसे भी सुपीरियर है, सुपीरियर का मतलब ऑल फील्ड में, और उसके बाद में, या फिर वह जो सबसे आगे बैठता है और हर एक क्वेश्चन पूछता है समय समय पर और अपने डाउट्स क्लियर करता रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर क्या है, सी नंबर है जो स्टूडेंट्स अपने सेम एज के बच्चों के समान है और वह ऑल फील्ड में, सभी फील्ड में, सभी क्षेत्र में सुपीरियर है अपने साथी छात्रों से। तो क्या वही तो इंटेलिजेंस हुआ, वही तो इंटेलिजेंट हुआ जो सभी फील्ड में उनसे आगे है। ऐसा नहीं है कि आप क्यूरियस हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं तो आप इंटेलिजेंट होंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है तो आप शिक्षण में इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है कि रचना कर सके, संरचना, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, जो कि गुड मेमोरी केवल रटंत वाली मेमोरी से नहीं होता है। और डी जो कह रहा है कि सबसे आगे सीट पर बैठे और समय के साथ अपना डाउट क्लियर करता रहे। हमेशा उसको डाउट आ रहे हैं, हो सकता है जेन्युइन डाउट आए या फिर नॉन जेन्युइन डाउट आए, तो ऐसा नहीं बता रहा है कि वो जेन्युइन डाउट पूछ रहा है। तो चौथा विकल्प भी सही नहीं है। आपका इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर इसका सी सही है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। इन योर व्यू टीचिंग इज अ प्रोसेस, एन आर्ट, आ स्किल, आ डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, दो लोगों के बीच का वार्तालाप माना जाता है, एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक स्किल है, क्षमता, कौशल है। तो आपको क्या बताना है, टीचिंग क्या है, एक स्किल होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। और इसमें 3 ध्रुव माने गए हैं। टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, एक तो टीचर होता है, एक क्या होता है, टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है, और एक क्या होता है, कंटेंट होता है। तो टीचिंग क्या है, ट्राइपोलर प्रोसेस है और यह एक स्किल फुल वर्क है, टीचिंग इन योर व्यू। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द टीचर प्रिपेयर अ टीचिंग प्लान फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास देन ही हैज़ टू कीप इन माइंड द एज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, मेंटल एज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स, न्यू एक्सपीरियंस सच ऑफ हिज स्टूडेंट्स। आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा। तो जब एक शिक्षक अपने टीचिंग नोट्स, टीचिंग प्लान्स बनाएगा तो सबसे मुख्य क्या होता है, यह फेज होता है टीचिंग से पहले का, प्री फेज है।
और उसके बाद में क्लास इंटरेक्शन होगा, और उसके बाद में 3 फेजेज होते हैं टीचिंग में। पहला फेज क्या होता है, क्लासरूम से पहले का प्री फेज होता है, जिसको शिक्षण के से पूर्व की अवस्था कहा जाता है। और दूसरा क्या होता है, क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, जिसमें शिक्षण करता है। और तीसरा क्या होता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग, जिसमें वह मूल्यांकन करता है कि क्या मैंने जो पढ़ाया वह छात्र समझ पाए। तो सबसे पहले फेज में टीचिंग के लिए प्लान बनाया जाता है, और प्लान क्या होता है, मेंटल एज आप स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट का मानसिक आयु होती है उसके अनुसार बनाया जाता है। तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा, मेंटल एज ऑफ स्टूडेंट्स जो रखा जाता है ध्यान में, क्योंकि मानसिक आयु जो है छात्रों की, उसी के अनुसार छात्रों के शिक्षक क्या करेगा, नोट्स बनाएगा, अपना प्लान बनाएगा, और फिर जाके वह टीचिंग करेगा क्लास में सेकंड फेज में। और थर्ड फेज में क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा, मूल्यांकन करेगा कि क्या जो उसने पढ़ाया है क्या बच्चे समझ पाए, क्या बच्चे जान पाए। तो अगर पूछ ले कि टीचिंग में कितने प्रोसेस हैं, तो 3 प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस टीचिंग में। थ्री प्रोसेस होते हैं। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज गुड बिकॉज चिल्ड्रेन लव टू कीप ऑन डूइंग समथिंग आर द अदर। थ्रू दिस टेक्निक चिल्ड्रेन रिमेन बिजी एंड ऑक्यूपाइड। दिस इज एन इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ लर्निंग। दिस हेल्प्स इन फुलफिलिंग द एम्बिशंस ऑफ चिल्ड्रेन। कौन सा सही हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो कहा जाता है। क्यों, क्या होता है इससे आपको बताना है। क्या बच्चे इससे चिल्ड्रेन लव टू कीप ऑन डूइंग समथिंग आर अदर, या फिर थ्रू दिस टेक्निक चिल्ड्रेन रिमेन बिजी एंड ऑक्यूपाइड। ये चिल्ड्रेन बिजी रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि शिक्षक बचना चाहता है। चिल्ड्रेंस छात्रों को शिक्षक क्या करेगा, बिजी कर दे, और छात्र बिजी हो जाएं, और छात्र क्या हो जाएं, बिजी हो जाएंगे, तो शिक्षक को शिक्षण ना करना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लर्निंग बाय डूइंग इज अ गुड बिकॉज दिस इज एन इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लिए यह एक बहुत ही रुचिपूर्ण सिद्धांत है। और इससे क्या होता है, जो बच्चा करके जो सीखता है वो ज़्यादा समय तक रिमेन रहता है, बना रहता है। जो आप करके सीखेंगे वो क्या होता है, ज़्यादा समय तक रिमेन रहता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग मेथड ऑफ टीचिंग। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर होम इज स्पेशल एजुकेशन टारगेटेड। स्पेशल एजुकेशन किन के लिए टारगेटेड किया जाता है। फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, फॉर दो चिल्ड्रेन हु आर स्लो लर्नर्स, फॉर नाटी चिल्ड्रेन, फॉर ऑल दीज। सभी के लिए इनमें से। तो आपको क्या बताना है, स्पेशल चिल्ड्रंस एजुकेशन क्या होता है, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके लिए टारगेट किया जाता है। आंसर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डिसेबल्ड बच्चों को एक स्पेशल चिल्ड्रन दिया जाता है, क्योंकि वह सामान्य कक्षाओं से अपना लाभ नहीं ले पाते हैं। क्योंकि किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी को देखने में दिक्कत हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उनको प्रत्येक उनके लिए हेल्प किया जा सके, इसलिए स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है। और स्पेशल एजुकेशन में डिसेबल्ड चिल्ड्रन को टारगेट किया जाता है। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नाटी चिल्ड्रन को तो पिटाई की जाती है। अगली क्वेश्चन आपका यही क्लास समाप्त होता है। थैंक यू आप लोगों का। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या कमियां हैं, क्या इसमें सही किया जाए, और क्या कैसे आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं, क्वेश्चन कैसे थे, लेवल कैसा था। आप लोग डिस्कशन करिए कमेंट बॉक्स में। टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर डिस्कशन करिए। आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चंस के, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिए, वहाँ से आपको आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। एक बार फिर से जय हिंद।